गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास की इस श्रृंखला में आज अपन शुरू करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। हम ये भली बात जानते हैं और इससे पहले के वीडियोस में भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि जब ब्रिटेन भारत में आया था, पहले व्यापारिक उद्देश्य से आया था और समय के साथ ये उद्देश्य परिवर्तित हुआ और व्यापारिक उद्देश्य से उसका उद्देश्य राष्ट्रपति हो गया। और ये जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। और सबसे पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और उसके बाद समय समय पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम बने और ये श्रृंखला 1947 तक चली। 1947 के भारत शासन अधिनियम के मार्फत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस संवैधानिक विकास के सिलसिले में 3 अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक 1909 का अधिनियम, दूसरा 1919 का और तीसरा 1935 का। हम ये भी भली बात जानते हैं कि भारत की आजादी के पश्चात जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया था, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का शासन चलता है। और उसी कड़ी में अपन बात करेंगे आज भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसको मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करते। और इन्होंने दोनों ने मिलकर, क्योंकि ब्रिटेन में स्थित भारत सचिव और भारत में स्थित वायसराय या गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का शासन संचालित होता था। उस समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय हुआ करते थे। उनके माध्यम से इस भारत शासन अधिनियम 1919 की रूपरेखा का निर्माण हुआ था। इसकी कुछ मोटी विशेषताएं। सबसे पहली बात ये कि ये संविधान या ये अधिनियम पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना थी। इससे पहले जितने भी प्रकार के अधिनियम बने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1909 के अधिनियम तक, किसी में भी इस प्रकार का या प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं था। ये पहला अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना को शामिल किया गया। हम ये जानते हैं कि प्रस्तावना उस अधिनियम की एक रूपरेखा होती है। उस अधिनियम में क्या बातें लिखी गई है, क्या वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा, इनका उल्लेख प्रस्तावना में किया जाता है। इसलिए 1919 का अधिनियम पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना को शामिल किया गया। दूसरी खास बात इस अधिनियम की थी कि केंद्रीय जो विधानमंडल थे उनको द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। 1909 तक भारत में एक सदनीय विधानमंडल, केंद्र की बात कर रहे हैं जैसे कि आज भारत का संसद है, उसी प्रकार से 1909 के अधिनियम तक भारत में एक सदनीय विधानमंडल था और उसको उस समय विधान परिषद कहा जाता था। तो केंद्रीय विधानमंडल था उसको 1909 के अधिनियम तक विधान परिषद कहा जाता था। और यहां पर 1919 में पहली बार केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। और दूसरी बात, न केवल द्विसदनीय बनाया गया बल्कि इसकी सदस्य संख्या में भी भारी विस्तार किया गया। सदस्य संख्या में 2 सदन बनाए गए। एक को कहा गया राज्य परिषद और एक को कहा गया विधानसभा। ये केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे और दोनों की सदस्य संख्या में बहुत बड़ा इजाफा किया गया, यानी बहुत बड़ी मात्रा में सदस्य इनमें बनाए गए। तीसरी खास बात थी कि राज्यों के जो विधानमंडल थे उन राज्यों के विधानमंडलों की सदस्य संख्या में भी विस्तार किया गया, यानी राज्य के विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या तक सीमित थी उनकी सदस्य संख्या में बड़ी मात्रा में विस्तार किया गया। 1909 के अधिनियम तक मैंने आपको बताया था कि भारत में 9 प्रांत थे, 9 राज्य थे, और 1919 के अधिनियम तक भारत में 9 प्रांत ही बने। 1935 का जो अधिनियम था उसमें 2 और प्रांतों का निर्माण किया गया। उस प्रकार से कुल मिलाकर 11 प्रांत भारतीय आजादी तक हो गए थे, लेकिन 1919 के अधिनियम तक 9 ही प्रांत भारत में थे। और ये जो राज्यों के विधानमंडल थे इनकी सदस्य संख्या में विस्तार किया गया। और जो मताधिकार था अब तक 1909 के अधिनियम से 1919 तक का जो था, सिर्फ
3% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था और इस मताधिकार को बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया, यानी कि सदस्य संख्या में विस्तार भी किया गया, साथ ही साथ मताधिकार को भी बढ़ाया गया। तो ये इसकी कुछ मोटी विशेषताएं थी। और एक बड़ी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई थी, अपन याद हो 1909 के अधिनियम में हमने ये कहा था कि यहां से एक चीज की स्थापना हुई थी जिसको कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन, इसका मतलब था कि 1909 के अधिनियम में भारतीय मुसलमानों को प्रत्यक्ष से प्रतिनिधित्व दिया गया, प्रत्यक्ष से अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें मतदाता भी मुसलमान होते थे और उम्मीदवार भी मुसलमान होते थे। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा गया। और इस 1919 के अधिनियम में मुसलमानों का तो रखा ही गया, साथ में सिखों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन का और भी ज्यादा विस्तार किया गया 1919 में। और फिर 1935 में और इसको और भी बढ़ाया गया कि ये इसकी एक बुरा पक्ष था जिसको समाप्त करना चाहिए था, उसमें और भी ज्यादा विस्तार किया गया। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक भाग था। तो ये कुछ खास मोटी बातें, इसकी विस्तार से अपन बात करेंगे भी। आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए विस्तार से शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए अब विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, मैंने अभी बताया आपको कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे चेम्सफोर्ड और भारत सचिव हुआ करते थे मॉन्टेग्यू। इन्होंने मिलकर इस भारत शासन अधिनियम 1919 की रूपरेखा तैयार की थी। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1921 को लागू किया गया। ये भारत शासन अधिनियम 1919 था। इसकी स्थापना के पश्चात इसको 1 अप्रैल 1921 को लागू किया। हम यूं कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 1 अप्रैल 1921 से प्रभावी होता है। पहला ऐसा अधिनियम जिसमें प्रस्तावना रखी गई। खास बात यह है कि अब तक जितने भी अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शासन हेतु बनाए गए थे, उनमें यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना को शामिल किया गया। इससे पहले जितने भी अधिनियम आए, मुख्य रूप से सबसे बड़ा अधिनियम इससे पहले जो आया था वो 1909 का अधिनियम था, लेकिन उसमें भी कहीं भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। और ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें प्रस्तावना रखी गई और प्रस्तावना में इस अधिनियम की मोटी मोटी विशेषताओं को शामिल किया गया था। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना की और जो 1935 का अधिनियम था उसमें प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त किया गया और केंद्र में दोहरा शासन स्थापित किया गया। इसको द्वैध शासन कहा गया। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता थे सर लियोनिस कॉटिस। लियोनिस कॉटिस ने ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसमें जो द्वैध शासन के जो प्रक्रिया थी, जो प्रावधान थे, उनको शामिल किया था। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई उसके जन्मदाता सर लियोनिस कॉटिस थे और उन्होंने ही द्वैध शासन का प्रारंभ किया था। द्वैध शासन कैसे था? विषय केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में विभाजित किए गए। जो द्वैध शासन है उसकी बात बतला रहा हूँ। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित कैसे किया गया? प्रांतों में जो विषय थे, जैसे कि अपन संघ शासन व्यवस्था में विषयों का विभाजन करते हैं केंद्र में और राज्यों में, यहाँ पर उसी की अवधारणा को अपनाया गया था। यहाँ पर विषय जो थे प्रांतों के विषय, उन कुल विषय जो थे उनको केंद्रीय और प्रांतों में बांटा गया। केंद्रीय विषय अलग थे और प्रांतों के विषय अलग थे। पुनः प्रांतीय विषय आरक्षित तथा हस्तांतरित में बांटा गया, यानी कि केंद्र के और राज्यों के जो विषय थे उनको विभाजित करने के उपरांत जो प्रांतीय विषय थे उन प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। एक था आरक्षित विषय और दूसरे का नाम रखा गया हस्तांतरित विषय। इस प्रकार ये व्यवस्था द्वैध का भी द्वैध थी, लेकिन प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्वैध शासन द्वैध का भी द्वैध कैसे मानी गई? पहले तो शासन को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय और प्रांतीय, और फिर प्रांतीय को भी पुनः दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित।
तो इस प्रकार से इसको कहा गया कि ये द्वैध का भी द्वैध थी, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली में और भी द्वैध शासन प्रणाली, लेकिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में इसको प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विषयों की संख्या 47 और प्रांतीय विषयों की संख्या 51 थी। जो दो भागों में विषय बांटे गए थे, एक केंद्रीय विषय, दूसरा प्रांतीय विषय। तो इस समय 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विषय जो रखे गए थे उनकी संख्या 47 थी और जो प्रांतीय विषय रखे गए थे उनकी संख्या 51 थी। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 98 विषय थे, जिनमें 47 केंद्रीय विषय और 51 प्रांतीय विषय थे। गवर्नर और उसके सभासद, याद रखिएगा, केंद्र में गवर्नर जनरल होता था और प्रांतों में गवर्नर। चूंकि हमें प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात करेंगे प्रांतीय जो द्वैध शासन प्रणाली में 51 विषय थे उनके बारे में। गवर्नर और उनके सभासद, इन्हें प्रांतीय सूची के 51 विषयों में से 29 विषयों का प्रशासन सौंपा गया और इन विषयों को आरक्षित विषय कहा गया। अभी अपन ने बात की कि जो प्रांतीय शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली थी, इसमें जो विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया था। एक विषय को आरक्षित विषय कहा गया, एक विषय को हस्तांतरित विषय कहा गया। और जो प्रांतीय 51 विषय थे उनमें 51 विषयों को दो भागों में बांटा गया था, 51 विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित। और जो आरक्षित विषय थे उनको 29 विषयों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को 29 विषय के रूप में सौंपा गया और इन विषयों के शासन संचालन का जिम्मा गवर्नर और उसके सभासद का था। गवर्नर और उस, यानी कि जो वर्तमान समय जो राज्यपाल है उसमें वो गवर्नर कहलाता था। गवर्नर और उनके सभासद को प्रांतीय सूची के आरक्षित विषयों में 29 विषयों का प्रशासन सौंपा गया था। इन विषयों के प्रशासन हेतु गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था और सभासद भी केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। अब देखिए, जो 29 विषय सौंपे गए थे, जो आरक्षित विषय थे, इन विषयों का प्रशासन किनको संभालना था? गवर्नर और उसके सभासद को मिलकर। और यहाँ पर जो गवर्नर था वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यानी कि विधान परिषद, अगर गवर्नर कोई भी कार्य करता, चाहे वो कैसा भी कार्य करे, कैसा भी कानून बनाए, उचित अनुचित, गवर्नर विधान परिषद के प्रति कतई उत्तरदायी नहीं था। यानी कि विधान परिषद जो थी वो गवर्नर के द्वारा पारित किए गए, गवर्नर के द्वारा रखे गए किसी भी प्रकार के विधेयक में कुछ भी करने का अधिकार नहीं रखती थी और ना ही गवर्नर को इसको वापस लेने का अधिकार उसके पास था। कहने का मतलब ये कि गवर्नर इन 29 विषयों के मामले में अपने सभासदों के माध्यम से कोई भी कार्य कर सकता था और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो सभासद थे, जो गवर्नर के आदमी थे, वो भी केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे, विधान परिषद के प्रति वो भी नहीं थे। यानी कि हम यूं कह सकते हैं एक तरीके से कि जो आरक्षित विषय थे 29 विषय, उनके ऊपर प्रशासन चलाने का एकमात्र अधिकार गवर्नर का था और गवर्नर इनके मामले में किसी भी प्रकार का प्रशासन चला सकता था। आरक्षित विषयों में से कुछ विषय इस प्रकार से थे: पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई व नहरें, खनिज संसाधन, वन, कारखाने, पेंशन आदि। ये वो विषय थे जो आरक्षित विषयों की श्रेणी में रखे गए थे, जो गवर्नर और उसके सभासद के पास थे और गवर्नर इन कार्यों के लिए किसी भी प्रकार से कहीं पर भी उत्तरदायी नहीं था। इनमें थे पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई व नहरें, खनिज संसाधन, वन, कारखाने, पेंशन आदि। ये वो विषय थे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनके ऊपर गवर्नर का एकमात्र एक छत्र अधिकार था और वो कुछ भी कर सकता था। गवर्नर और उसके मंत्री, पहली श्रेणी बनाएगी गवर्नर और उसके सभासद, उनको 29 विषय सौंपे गए। दूसरी श्रेणी बनाएगी गवर्नर और उसके मंत्री। प्रांतीय प्रशासन के शेष 22 विषयों को हस्तांतरित विषय का नाम दिया गया और ये विषय मंत्रियों को सौंपे गए। जो 29 विषय थे जिनको आरक्षित विषय कहा गया, उनको गवर्नर और सभासदों को सौंपा गया और जो 51 विषयों में बाकी विषय 22 बच गए थे उनको गवर्नर और उनके मंत्रियों को सौंपा गया और इनको हस्तांतरित विषय का नाम दिया गया। ये विषय गवर्नर और उसके मंत्री जो थे वो मिलकर प्रशासन चलाते थे। मंत्री
इन विषयों के प्रशासन के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। जो देखिए पहले ही जो आरक्षित विषयों की श्रेणी थी जिसमें गवर्नर और उसके सभासद थे, उनमें गवर्नर तो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था ही नहीं और सभासद भी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। वो उत्तरदायी थे लेकिन वो गवर्नर के प्रति थे, गवर्नर के आदमी थे। और यहाँ पर जो मंत्री थे वो मंत्री अपने समस्त कार्यों के लिए जो उनके ये 22 विषय सौंपे गए थे उनके लिए समस्त कार्यों के लिए विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इनको इन 22 विषयों के प्रशासन के लिए हर चीज का जवाब विधान परिषद को देना पड़ता था। विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों पर नियंत्रण भी रखते थे और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी पारित करते थे, प्रश्न भी पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। मुख्य हस्तांतरित विषय इस प्रकार से थे: कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उद्योग, आबकारी, लोक निर्माण, नापतोल आदि। कुछ कम महत्व के जो विषय थे वो हस्तांतरित विषय कहलाए और इनको गवर्नर और उनके मंत्रियों को सौंपा गया। इसका महत्वपूर्ण विषय केवल गवर्नर के पास थे और कम महत्वपूर्ण जो विषय थे वो गवर्नर और मंत्रियों को सौंपे गए। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों पर विवाद होने पर गवर्नर जनरल का निर्णय अंतिम होता था। यदि इस संदर्भ में कि कौन सा विषय केंद्रीय श्रेणी में आएगा, कौन सा विषय प्रांतीय श्रेणी में आएगा, कौन सा विषय किसके महत्व का है, और इसके अलावा कार्य के मामले में भी अगर किसी भी प्रकार का विवाद पैदा होता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य पैदा होने वाले विवादों का निर्णय भारत का गवर्नर जनरल करता था। यानी कि उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसे हम वाइसराय भी कहते हैं, उसके द्वारा इन विवादों का निपटारा किया जाता था और होने वाले विषय के मामले में अंतिम निर्णय उसी का होता था। 1793 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव को भारतीय कोष से मिलने वाला वेतन समाप्त कर दिया गया। सन 1793 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का जो मंत्री हुआ करता था, जिसको भारत सचिव कहा जाता था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ करता था, उसको भारतीय कोष से वेतन देने की परंपरा शुरू की गई थी सन 1793 के अधिनियम से। और 1919 के अधिनियम में आखिरकार उसको यानी कि इस जो व्यवस्था थी इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस व्यवस्था को समाप्त करने में पूरे के पूरे 128 साल लगे थे, क्योंकि 1921 में तो ये लागू हुआ था और 1921 से पहले 1793 से लेकर लगभग 128 साल तक भारत सचिव का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। केंद्रीय परिषद में भारतीयों को प्रभावशाली भूमिका दी गई। वायसराय की कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य भारतीय नियुक्त किए गए। वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल केंद्रीय प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था और गवर्नर जनरल की अपनी परिषद हुआ करती थी, केंद्रीय परिषद। और उस केंद्रीय परिषद की जो कार्यकारिणी थी उनमें से कुल 8 में से 8 सदस्य हुआ करते थे। उन 8 में से 3 सदस्य भारतीय मनोनीत किए गए। इससे पहले केवल भारतीय 1 सदस्य हुआ करता था इस कार्यकारिणी में से 7 गैर भारतीय यानी यूरोपीय होते थे। और इस 1919 के अधिनियम के माध्यम से 1 सदस्य से बढ़ाकर सदस्य संख्या 3 कर दी गई, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से 3 सदस्य भारतीय और 5 सदस्य यूरोपीय थे। विधि, शिक्षा व उद्योग विभाग भारतीयों को सौंपे गए। 3 महत्वपूर्ण विभाग भी भारतीयों को केंद्रीय कार्यकारिणी में दिए गए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में दिए गए। विधि, शिक्षा व उद्योग ये विभाग भारतीयों को सौंपे गए, शेष विभाग यूरोपियन के पास थे। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। अब तक मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि अब तक 1919 के अधिनियम से पहले भारत में केंद्रीय विधानमंडल 1 सदनीय हुआ करता था, जिसका नाम विधान परिषद रखा गया था। और 1919 का पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन बना दिए गए, एक राज्य परिषद कहा गया और एक को विधान सभा कहा गया। तो खैर ये 2 सदनों की व्यवस्था 1919 से भारत में प्रारंभ होती है। उस सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसकी सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई, 34 निर्वाचित और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। जो उच्च सदन था, जैसे कि आज हम जिसको राज्यसभा कहते हैं, उस समय उच्च सदन 1919 के अधिनियम के माध्यम से उच्च सदन की जो संरचना की गई थी उसका नाम रखा गया राज्य परिषद। और राज्य परिषद की सदस्य संख्या 1919 के अधिनियम के माध्यम से 60 निर्धारित की गई और 60 में भी 2 श्रेणियों में बांटा गया, 34
निर्वाचित होते थे और 26 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत हुआ करते थे। गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत, यानी कि गवर्नर जनरल 60 में से 26 सदस्यों को अपने हिसाब से मनोनीत करता था। कैसे मनोनीत करता था? 26 मनोनीतों में 19 सरकारी तथा 7 गैर सरकारी सदस्य हुआ करते। जिन सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था, यानी कि 26 सदस्यों में से 19 तो सरकारी हुआ करते थे, यानी कि वो जो विभिन्न प्रकार के सरकारी पदों पर आसीन है, जो विभिन्न प्रकार के सरकारी अधिकारी हैं, उनको 19 सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था और 7 गैर सरकारी सदस्य होते थे, यानी कि वो सरकारी अधिकारी पदाधिकारी नहीं हुआ करते। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नर जनरल राज्य परिषद में मनोनीत कर सकता था। 34 निर्वाचितों में से 20 साधारण निर्वाचन क्षेत्र से आते थे, 10 मुसलमानों द्वारा, 3 यूरोपियों द्वारा और 1 सिखों द्वारा निर्वाचित होता था। देखिए, जो राज्य परिषद थी इसकी कुल सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई। 60 में से 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, जिसमें 19 सरकारी और 7 गैर सरकारी थे। अब बच गए 34 सदस्य, इनका निर्वाचन होना था। अभी अपन ने बात की कि जो 60 थे इनमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। तो जो 34 निर्वाचित थे उनमें 20 साधारण चुनाव क्षेत्रों से आते थे, जिनमें साधारण कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता था। उसके लिए भी मापदंड निर्धारित किए गए, तभी बात करेंगे। 20 साधारण चुनाव क्षेत्रों से 10 मुसलमानों द्वारा। 1909 के अधिनियम से मुसलमानों को प्रत्यक्ष से प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया, जिसमें हमने बात की, आप देखिएगा 1909 का अधिनियम, इससे पहले मेरा वीडियो आया था। और इस 1919 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थान जो राज्य परिषद में थे उनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। पहले वो विधान परिषद एक ही सदन हुआ करता, उसमें भी 6 सदस्य मनोनीत होते थे, और यहाँ पर जो 10 सदस्य थे वो मुसलमानों के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। 10 के अलावा 3 यूरोपियों द्वारा और 1 सिखों द्वारा, यानी कि 10 + 3 + 1 कुल मिलाकर 14 और 20 साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से कुल मिलाकर 34। ये 34 व्यक्ति राज्य परिषद में निर्वाचित होने थे। राज्य परिषद का प्रतिवर्ष आंशिक रूप से नवीनीकरण होना था, किंतु ये सदस्य 5 वर्ष हेतु चुने जाने थे, यानी कि राज्य परिषद के द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। लेकिन उसमें यह प्रावधान किया गया कि हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष 1/5 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जैसे आज प्रावधान है भारत में राज्यसभा के लिए कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। लेकिन हर साल इसका नवीनीकरण होना था और हर साल 1/20 सदस्यों को सेवानिवृत्त करना था और 1/20 सदस्यों को वापस चुनना था। स्त्रियों को इस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना गया। इसका मतलब यह था कि जो राज्य परिषद थी जिसकी सदस्य संख्या 60 थी, इनमें किसी भी महिला को चुना नहीं जा सकता था, चाहे वो कोई भी हो, पदाधिकारी हो, अधिकारी हो या आम हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो। महिला को इस सदस्य के लिए पूर्णतः अयोग्य माना गया था इस अधिनियम के तहत। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। अभी अपन ने बात की थी उच्च सदन की, उच्च सदन का नाम राज्य परिषद कहा गया जिसकी संख्या 60 थी, और निम्न सदन था उसको विधानसभा कहा गया। इसमें 145 सदस्य होने थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य और विधानसभा जो निम्न सदन था, जैसे कि आज भारत में लोकसभा है, उसी प्रकार से विधानसभा जो था उसमें सदस्यों की संख्या 145 से तय की गई, और इनमें से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत सदस्य होने थे। जो 145 सदस्य विधानसभा के लिए निम्न सदन के लिए तय किए गए थे, उनमें से 104 निर्वाचित होने थे और 41 सदस्य मनोनीत होने थे। 104 निर्वाचितों में से 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से और 32 में से 30 मुसलमान और 2 सिख और 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से। ये विशेष 20 निर्वाचन क्षेत्र थे जिसमें 7 भूमिपतियों द्वारा, 9 यूरोपियों द्वारा और 4 भारतीय व्यापार समुदायों द्वारा। एक बार अपन इस पर दृष्टिपात करते हैं। निम्न सदन विधानसभा, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 145। 145 में से 104 निर्वाचित होने थे और 41 मनोनीत होने थे। अब बात करते हैं 104 की।
104 जो निर्वाचित थे उनको इस प्रकार से डिवाइड किया गया था कि 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आने थे। भारत के निर्वाचन क्षेत्रों को 52 को साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि वहां से कोई भी भारतीय खड़ा हो सकता था जो इसके लिए योग्यताएं रखता हो। इसके अलावा 32 सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 में भी 30 मुसलमान और 2 सिख। 1909 के अधिनियम में केवल मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया और इस 1919 के अधिनियम में मुसलमानों के साथ साथ सिखों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। यहाँ पर 30 मुसलमान और 2 सिख। अभी अपन ने राज्य परिषद की बात की थी, राज्य परिषद में भी जो लोग चुने जाने थे उनमें भी मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। राज्य परिषद में 10 सदस्य थे और विधानसभा में 30 सदस्य थे। कुल मिलाकर केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को प्रत्यक्ष से 40 सीटें प्रदान की गई थी, 30 मुसलमान और 2 सिख। और इसके अलावा 20 निर्वाचन क्षेत्रों को विशेष निर्वाचन क्षेत्र कहा गया। इस अधिनियम में विधानसभा के जो सीटें 104 चुनी जानी थी उनमें 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र थे और 20 को इस प्रकार से बांटा गया था। 7 भूमिपतियों द्वारा, यानी कि यहाँ पर भूमिपति ही खड़े हो सकते थे और भूमिपति ही वोटर हो सकते थे। दूसरा 9 यूरोपियन द्वारा, 9 जो यूरोपियन थे उनमें 9 यूरोपीय ही खड़े हो सकते थे और उनको वोट भी यूरोपियन ही देते थे। और 4 भारतीय व्यापार समुदाय द्वारा, व्यापार समुदायों के सदस्य जो थे वो व्यापार समुदायों के ही होते थे, वही वोटर होते थे और वही उम्मीदवार भी होते थे। दोबारा बात करते हैं, 104 निर्वाचित और इन निर्वाचितों में से 52 साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से, 32 सांप्रदायिक आधार पर, 30 मुसलमान और 2 सिख और शेष बचे जो 20 निर्वाचन क्षेत्र थे उनको फिर 3 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। 7 भूमिपतियों द्वारा, 9 यूरोपियन द्वारा और 4 भारतीय व्यापार समुदायों द्वारा। इस प्रकार से 104 निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन इस रूप में किया गया। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया जिसे वायसराय की इच्छा पर बढ़ाया जा सकता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष ही रखा गया था और 3 वर्ष को भी अगर गवर्नर जनरल या वायसराय चाहता तो इसको बढ़ा सकता था, यानी कार्यकाल एक प्रकार से गवर्नर जनरल की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना था। प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक वाइट थे। जो विधानसभा यानी जो निम्न सदन था उसके अध्यक्ष का चुनाव होना था। चुनाव जो सदस्य चुने जाने थे विधानसभा के उन्हीं में से होना था और इस एक्ट के तहत जो 1921 में प्रवर्तित हुआ था, इस एक्ट के तहत विधानसभा के बनने वाले पहले अध्यक्ष थे फ्रेडरिक वाइट और 1925 में विठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। यह तथ्य याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा जिसकी शुरुआत 1921 से होती है और जो विधानसभा गठित की गई थी, क्योंकि 3 साल इसका कार्यकाल था और 24 में इसका कार्यकाल पूरा होता है, अगले चुनाव होते हैं और 1925 में सबसे पहले विधानसभा के भारतीय अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे विठल भाई पटेल। इस अधिनियम से मताधिकार का विस्तार किया गया और वर्तमान 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया, यानी कि जो अब तक जिन 3% व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त था उनका बढ़ा दिया गया और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। केवल वही लोग मताधिकारी थे जिनकी वार्षिक आय 10,000 थी, तो न्यूनतम 750 रुपये वार्षिक भूमि कर देते थे राज्य परिषद के मतदाताओं थे। जो राज्य परिषद के मतदाता थे, जो 60 सदस्य थे, उनके लिए जो व्यक्ति चुनाव करने थे, मतदाता जो होने थे, उनके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए, मतदाताओं के लिए वही मताधिकारी हो सकते थे जिनकी वार्षिक आय कम से कम 10,000 रुपये थी, यानी कि कम से कम वार्षिक आय, सालाना आय 10,000 रुपये हो, या जो न्यूनतम 750 रुपये वार्षिक भूमिकर देते थे, यानी 750 रुपये वार्षिक भूमिकर के रूप में देते थे, वो राज्य परिषद के मतदाता हो सकते थे। प्रत्याशी को किसी विधान मंडल का अनुभव होना चाहिए या किसी विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य होना चाहिए, यानी प्रत्याशी कौन हो सकता था, इसके लिए भी मापदंड तय किए गए थे कि राज्य परिषद का प्रत्याशी वही हो सकता है जो किसी विधान मंडल का अनुभव रखता हो, यानी कि पूर्व में किसी विधान मंडल का सदस्य रहा हो, केंद्रीय या प्रांतीय। इसके अलावा या अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं रहा तो वो किसी विश्वविद्यालय की सीनेट का सदस्य हो सकता था, वो भी इसका प्रत्याशी यानी कि चुनाव लड़ सकता था।
केंद्रीय विधानसभा के लिए मतदाताओं की योग्यता का निर्धारण इस प्रकार किया गया। यह अभी अपन ने जो बात की वो राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन के लिए था, और जो निम्न सदन था केंद्रीय विधानसभा, उसके लिए मतदाता कौन हो सकता था? जो 15 रुपये मासिक किराया देता हो, अथवा 15 रुपये वार्षिक नगर पालिका को कर देता हो, अथवा न्यूनतम 2000 रुपये वार्षिक आय पर कर देता हो, अथवा 50 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो। 4 प्रकार के मापदंड तय किए गए कि चारों में से जो कोई भी एक मापदंड पूरा करता है वो मतदाता हो सकता है। क्या रखा गया कि जो 15 रुपये मासिक किराया देता हो सरकार को, दूसरा जो 15 रुपये वार्षिक नगर पालिका को कर देता हो, अथवा न्यूनतम 2000 रुपये वार्षिक आय पर आयकर देता हो, यानी कि न्यूनतम जिसकी आय 2000 थी उसको आयकर देना पड़ता था, तो अगर वो आयकर देता है, अथवा जो 50 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो। ये 4 प्रकार के मापदंड विधानसभा के मतदाताओं के लिए तय किए गए। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों की शक्तियों में वृद्धि की गई, सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया। ये एक अच्छी बात थी इस अधिनियम की कि जो विधानमंडल थे केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल, उनमें जो सदस्य थे उनकी शक्तियों में वृद्धि की गई। उनको अब से पहले प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का, बजट पर बहस करने का अधिकार तो था ही था। इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का भी विस्तार किया गया। इन विधानमंडलों में 70% निर्वाचित, 20% सरकारी व शेष मनोनीत होते थे। कहने का मतलब है कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे उनकी सदस्य संख्या का विस्तार किया गया, संख्या बढ़ाई गई, और जो संख्या बढ़ाई गई उनमें भी तय किया गया कि विधानमंडलों में 70% निर्वाचित होंगे, 20% सरकारी होंगे, और शेष यानी कि 10% मनोनीत होंगे। मनोनीत जो होंगे उनको मनोनीत करेगा उस प्रांत का गवर्नर। तो प्रांतीय विधानमंडलों की संख्या में विस्तार किया गया। 70% निर्वाचित, 20% सरकारी, और शेष जो थे गैर सरकारी रखे गए। इसमें देखिए प्रांतों में मद्रास, इसके निर्वाचित सदस्य 98 थे, सरकारी 11 थे, गैर सरकारी 23 थे, और कुल 132 इसकी सदस्य संख्या थी। बम्बई 86 निर्वाचित होते थे, 19 सरकारी थे, गैर सरकारी 9 थे, और कुल इसकी सदस्य संख्या थी 114। बंगाल 114 निर्वाचित, 16 सरकारी, 10 गैर सरकारी, 140। ये उस समय का सबसे बड़ा प्रांतीय विधानमंडल था। संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, 100 निर्वाचित थे, 17 सरकारी थे, 6 गैर सरकारी मनोनीत थे, और 123 जिसकी कुल सदस्य संख्या थी। पंजाब 70 निर्वाचित, 15 सरकारी, 8 गैर सरकारी मनोनीत, कुल 94। बिहार व उड़ीसा एक ही हुआ करता था उस समय। 76 निर्वाचित, 15 सरकारी, 12 मनोनीत, 103 कुल। मध्य प्रांत जिसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं, 55 निर्वाचित, 10 सरकारी, 8 गैर सरकारी, 73 कुल। असम 39 निर्वाचित, 7 सरकारी, 7 गैर सरकारी, 53। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 39 निर्वाचित, 7 सरकारी, 7 गैर सरकारी, कुल 53। इसका मतलब इस समय तक जो 9 राज्य थे, 9 प्रांत थे, उनके विधानमंडल मद्रास के 132 सदस्य, बंबई में 114, बंगाल में 140, संयुक्त प्रांत के 123, पंजाब के 94, बिहार व उड़ीसा के 103, मध्य प्रांत में 73, असम में 53, और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 53 सदस्य थे। इस प्रकार से उस समय के विधानमंडल की संरचना की गई। द्वैध शासन की जो प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को प्रारंभ की गई थी, वह 1 अप्रैल 1937 तक चली। 1 अप्रैल 1937 तक क्यों चली? क्योंकि 1 अप्रैल 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होता है, और उस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। इसलिए ये प्रणाली 1 अप्रैल 1921 से प्रारंभ होकर 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। 10 वर्ष पश्चात अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और इसी के कारण साइमन आयोग का गठन हुआ था। हमें याद है 1927-28 में भारत में साइमन कमीशन आया था। वो इसी आधार पर आया था कि 1919 के अधिनियम में ये बात कही गई थी कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष के पश्चात इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग इस अधिनियम की समीक्षा करके अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा, और इसी के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस अधिनियम में देशी रियासतों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने के लिए नरेंद्र मंडल के गठन की बात कही गई थी। 1919 के अधिनियम में यह कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं भारत में, उस समय तक 600 के करीब देशी रियासतें थी, और ये कहा गया कि इन देशी रियासतों के जो शासक है
उनको भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और इसके लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाएगी। 1920 में देशी रियासतों के राजाओं को मिलाकर नरेंद्र मंडल का गठन किया गया, जिसके 120 सदस्य थे और उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। 1920 में, क्योंकि 1919 का अधिनियम था और उसके प्रावधान थे, उस प्रावधान के तहत 1920 में देशी रियासतों, भारत में जितनी भी देशी रियासतें थी उनको मिलाकर एक नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। इस नरेंद्र मंडल में कुल मिलाकर 120 सदस्य थे और 120 सदस्यों के अध्यक्ष यानी कि नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह। यह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। बहुत से प्रावधान इसमें नए रूप में शामिल किए गए थे, जैसे प्रस्तावना, प्रांतों में द्वैशासन प्रणाली, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों में जो विधानमंडल थे उनकी सदस्य संख्या में विस्तार किया गया, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, द्वैशासन का समापन शुरुआत की गई, आदि आदि बहुत से प्रावधान थे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।